हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 8 जून 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी यानी ऑफिशियल कैपिटल कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अमरावती। तो अमरावती अब आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी बन गई है। इसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है। हैदराबाद की बात करें तो यह तेलंगाना की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इस क्वेश्चन को एक बार बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि आखिर ये ऑफिशियल राजधानी बनने की कहानी क्या है। देखिए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना, और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। तो जब राज्य का विभाजन हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना वाले क्षेत्र में चला गया। फिर उसके बाद यह फैसला लिया गया कि अगले 10 सालों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद होगी। यानी 2 जून 2014 से लेकर के 2 जून 2024 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी कौन थी? हैदराबाद। देखिए, 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ यानी तेलंगाना राज्य बना, तो उस समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू। तो उन्होंने 2014 में ही ये कहा था कि आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी। लेकिन फिर 2019 में उनकी सरकार पलट गई और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं आंध्र प्रदेश के। तो जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती को एक राजधानी के रूप में डेवलप करने के क्षेत्र में कोई भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की ओर ध्यान दिया। पहली राजधानी उन्होंने कहा कि कुर्नूल होगी, फिर अमरावती होगी, फिर विशाखापत्तनम होगी। तो ये 3 राजधानी वाला कॉन्सेप्ट ये अपनाते रहे। अब क्या हुआ है, 2024 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू। तो अब उनके द्वारा ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी वो क्या होगी? अमरावती होगी। तो ये पूरी कहानी रही है अब तक की। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था 1953 में, और फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है 1956 में, और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। इस बात को आप याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति भी थे, और वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने और निर्विरोध चुने गए थे। इसके अलावा वो सबसे कम आयु के व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे। और आपको याद रखना है कि यह 1956 से लेकर के 1960 तक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। विधानसभा की 175 सीटें हैं, राज्यसभा की हैं 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश और यहाँ पर स्थित है अमरावती। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही थी हैदराबाद की। तो हैदराबाद के बारे में आपको याद रखना है कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि हर साल 17 सितंबर को अब हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। बूस्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख राजवंशों की राजधानियां, जैसे हर्यक वंश की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र थी, शिशु नाग वंश की राजगीर, नंद राजवंश की पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान अमरावती थी, चोल राजवंश की राजधानी गंगाई कोंडा चोलापुरम या तंजौर थी, कलचुरी राजवंश की राजधानी त्रिपुरी, राष्ट्रकूट राजवंशों की राजधानी मान्यखेट, गुप्त वंश की पाटलिपुत्र, कदम्ब राजवंश की राजधानी वनवासी उत्तर कर्नाटक, गंगा राजवंश की मैसूर, पल्लव राजवंश की कांचीपुरम, वर्धन राजवंश की थानेसर और मैत्रक राजवंश की राजधानी वल्लभी, चालुक्य की बादामी और मौखरी राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। तो ये सभी राजधानियां और राजवंश आप नोट कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के नए युवराज यानी प्रिंस बने हैं? आंसर हो जाएगा कुवैत। तो कुवैत के नए प्रिंस बने हैं शेख सबा खालिद अल सबा। तुबालू की बात आई है तो तुबालू के नए पीएम बने हैं फेलेटी ट्यो। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्योक
और यमन के प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अबद बिन मुबारक। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो कुवैत के जो अमीर हैं शेख मैसाल, उनके द्वारा अभी हाल ही में शेख सबा खालिद अल सबा को युवराज घोषित किया गया है। शेख सबा की अगर हम बात करें तो वो इससे पहले देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। यहाँ पर आप शेख सबा को देख सकते हैं। कुवैत के अमीर यानी कि शेख मैसाल ने अभी हाल ही में कुवैत की संसद को 4 साल के लिए भंग कर दिया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और कुवैत में विश्व का 6वां सबसे बड़ा तेल का भंडार है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। कुवैत की अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। अमीर हैं मिसाल अहमद अल जबर अल सबा और प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा और यहाँ की करेंसी है कुवैती दिनार। और कुवैत में अभी हाल ही में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुवैत की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा देश है कुवैत। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। यहाँ पर आप क्लाउडिया शिनबाम को देख सकते हैं। और हल्ला टॉमस डॉटेर आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। इमैनुअल सोबेरन WOAH की महानिदेशक बनी है। अल्लामे हलीना चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नाडो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने हैं। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा डेनियल नाबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद मुइजो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। सातो किलमैन वानुआतु के प्रधानमंत्री बने हैं। और थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। इमरसन मंगांगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं। और श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर आप हुन मानेट को देख सकते हैं। एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। और पेटेरी ओर्पो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम में अभी हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। देखिए मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर में अभी हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। मेघालय में इदा सिसा नोंगरांग अभी हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया है जापान के सहयोग। तो अभी हाल ही में पूर्वी सिक्किम के चांगगू नामक स्थान पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और ये जो संयंत्र स्थापित किया गया है यह सेना की सद्भावना पहल के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य है अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ प्रदान करना। ये जो संयंत्र स्थापित किया गया है इस संयंत्र में प्लास्टिक के कचरे से सड़क निर्माण करने वाली सामग्री बनाई जाएगी। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इन्हें PS गोले के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में है। और सिक्किम भूटान, नेपाल और चाइना से घिरा हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्थित है भूटान, ये है नेपाल और ये है चाइना। तो इन तीनों से घिरा हुआ है कौन? सिक्किम से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सिक्किम में विधानसभा के चुनाव आयोजित करवाए गए थे। तो इसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने यानी SKM पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। तो SKM ने 32 सीटों में से 31 सीटें हासिल की हैं। सागा दावा त्योहार सिक्किम राज्य में अभी हाल ही में मनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली सिक्किम राज्य में शुरू की गई है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगोपो नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं जिन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है या रामसर साइट में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। अच्छा, ओडिशा की बात आई है तो गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में है।
नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ये जो नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी है, इनके रामसर साइट में घोषित होने के बाद भारत में अब 82 रामसर साइट हो गई हैं और इन दोनों वर्ल्ड सेंचुरी का जो पूरा एरिया है या कुल क्षेत्रफल है वो है 544.37 हेक्टेयर का। और ये दोनों वर्ल्ड सेंचुरी बिहार के झाझा जमुई जिले में स्थित हैं। बिहार में अन्य पक्षी अभ्यारण्य भी हैं, जैसे गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। हाल ही में कुछ और रामसर साइट घोषित किए गए थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक और अघनासिनी एस्चुरी कर्नाटक और मगदी केरे संरक्षण ये कर्नाटक में है और कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन ये तमिलनाडु में है। तो इन सभी को अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया था। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन है तो वो है तमिलनाडु। यहाँ पर 16 रामसर साइट हैं और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। दोस्तों ये जो रामसर साइट होते हैं ये क्या होते हैं, तो यह एक आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि क्या कहलाती है, तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स कहा जाता है। और आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र और जो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र होता है ये पूरे वर्ष आंशिक रूप से या पूरी तरह से जल से भरा रहता है। रामसर संधि क्या है इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि को बचाने के लिए या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि हुई थी जिसे रामसर संधि बोला जाता है। और रामसर संधि के अंतर्गत जिस आर्द्र भूमि को संरक्षित किया जाता है उसे रामसर साइट बोला जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि यह संधि 1975 में लागू हुई थी, यानी 1971 में ये संधि हुई थी और 1975 में ये लागू हुई थी। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। 2024 की थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। अच्छा, ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक राज्य और गुजरात राज्य दोनों स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में पहले स्थान पर हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान राज्य में किया गया है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के द्वारा अभी हाल ही में नक्षत्र सभा नाम से भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया गया है। और इसके लिए एक कार्यक्रम 1 और 2 जून 2024 को मसूरी शहर में आयोजित किया गया था और यह कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पर्यटक अपने अपने टेंट लगाए हुए हैं। तो ये पहाड़ी का ऊंचा स्थान है और यह एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप पहाड़ों की सुंदरता दिन में देख सकते हैं और रात में खगोलीय घटनाओं को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है नक्षत्र सभा और यह भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम है। उत्तराखंड राज्य की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तराखंड की लोकेशन देखिएगा, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है और चाइना के तिब्बत वाले हिस्से से लगती है, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है और कुछ हिस्सा इसका हरियाणा राज्य से भी लगता है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। राजधानी इसकी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है और भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित किया गया है और इसको लागू भी कर दिया गया है। नशे के खिलाफ धामी अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रतूड़ी बनी है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा लाखौरी मिर्च, बुरांस शरबत और रामगढ़ आडू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, अमेरिका, कोरिया
और जापान ने किस संगठन के साथ मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल संघ बनाया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर के अभी हाल ही में एक बायो फार्मास्यूटिकल संघ बनाया है। बायो फार्मास्यूटिकल संघ बनाने का उद्देश्य है कि भारत, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन में दवा की आपूर्ति की एक श्रृंखला बनाई जाए। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की बात आई है तो यह यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक संगठन है और यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो यहाँ पर आप यूरोप महाद्वीप को देख पा रहे हैं। तो ये जो आपको कलर्ड देश दिखाई दे रहे हैं, यह यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क, यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। यहां पर सबसे पहले ऑप्शन डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। तो इसी टाइगर रिजर्व के अंदर 35 एकड़ में एक बायोस्फीयर क्षेत्र बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो 35 एकड़ का क्षेत्र है, यह एक निजी जंगल है। तो दो पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है जयधर गुप्ता और विजय धस्माना। तो इन दोनों के द्वारा ही टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की परियोजना पर काम किया जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के देहरादून में है, इस बात को आप याद रखिएगा। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, आप समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनके प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करने के लिए जो क्षेत्र संरक्षित किए जाते हैं उसे बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर सूची में शामिल किए गए हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में घोषित किया गया था और इसका क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात में है और इसका क्षेत्रफल है 12,450 वर्ग किलोमीटर का। और भारत का सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस और पनामा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अभी हाल ही में पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2025 से। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, ये जो चुने गए नए सदस्य हैं यह किसका स्थान लेंगे? तो जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड। तो ये 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, तो उनके स्थान पर ये 5 नए सदस्य जुड़ जाएंगे। चलिए समझते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को। तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य इसके अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। तो जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन है? अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चाइना। तो ये स्थायी सदस्य हैं और इन सदस्यों को वीटो पावर भी है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होता है। आपको याद रखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अब तक 8 बार चुना जा चुका है और अंतिम बार वह 2021-22 के लिए चुना गया था। तो क्वेश्चन है, किस देश में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल में अभी हाल ही में अरुण नदी पर बनी हुई अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो भूटान की बात आई है तो 2024 की जो सैन्य रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भूटान सबसे निचले स्थान पर था, यानी कि सबसे कमजोर सेना किस देश की थी?
भूटान की। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। और इंडियन ऑयल ने श्रीलंका को प्रीमियम ईंधन XP100 का अभी हाल ही में निर्यात किया है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो उनके द्वारा नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत हेड रेस सुरंग का उद्घाटन किया गया है। और ये जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है, ये नेपाल में बहने वाली अरुण नदी पर स्थित है और इसका निर्माण सतलज जल विद्युत निगम यानी SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। और सूर्य किरण अभ्यास आपको याद रखना है, भारत नेपाल के बीच होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। यहाँ पर आप नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है दुनिया की? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है और इसका जो मार्केट कैप बताया गया है वो बताया गया है $3.1 ट्रिलियन का। यहाँ पर आप दुनिया की टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनियों को देख सकते हैं। तो पहले स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट जिसकी मार्केट कैप है $3.15 ट्रिलियन की। और फिर दूसरे स्थान पर है एनवीडिया जिसकी मार्केट कैप है $3.01 ट्रिलियन की। तीसरे स्थान पर है एप्पल, चौथे स्थान पर अल्फाबेट और पांचवें स्थान पर अमेजन और छठे स्थान पर है सऊदी अरामको। तो ये है दुनिया की टॉप वैल्यूएबल कंपनियां। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जाएगी? हरियाणा। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सिद्धलिंगा पट्टाना सेट्ठी को। भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई हैं? सुनीता विलियम्स। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ओलेग कोनोनेंको। और हाल ही में हरियाणा में कहां GST भवन का उद्घाटन किया गया है? रोहतक में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो वॉल्वो कार्स कंपनी के द्वारा। ईबो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? पेरू। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा परिवर्तित करने वाले यंत्र जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्रांसफार्मर AC विद्युत धारा को कम या अधिक करने के लिए यूज किया जाता है, दिष्टधारी यह प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, और माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और फोटो रासायनिक सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इलेक्ट्रिक हीटर ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नायब सिंह सैनी किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो वो हरियाणा राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हरियाणा बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई-बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।